हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में कौन कौन से चेंजेस लगातार चलते रहते हैं, जो चेंजेस लाखों करोड़ों सालों से होते आए हैं हमारी अर्थ में, और अभी जिस टाइम हम लोग बात कर रहे हैं अभी भी ये चेंजेस चल रहे हैं हमारी अर्थ में और करोड़ों सालों तक चलते रहेंगे। और जैसी ये अर्थ हमें नज़र आती है, इन चेंजेस की वजह से ही नज़र आती है, क्योंकि ये चेंजेस करोड़ों सालों से चलते आए तब जाके हमारी ये अर्थ ऐसी बन पाई जैसी हमें नज़र आती है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में, यानी कि हमारी अर्थ की जो सबसे बाहर की लेयर है, यानी कि अर्थ की क्रस्ट है, वो डिवाइडेड है लिथोस्फेरिक प्लेट्स में। तो हम इन प्लेट्स के बारे में जानेंगे और इनके मूवमेंट के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में, यानी कि वो फोर्सेस जो कि हमारे अर्थ के अंदर चलते हैं। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक और वोल्केनोस के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में, और ये हैं बेसिकली इरोजन और डिपोजिशन। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो अलग अलग नदियां होती हैं, नदियां किस तरीके से इरोजन और डिपोजिशन करती हैं इस जमीन में, हमारे अर्थ के सरफेस में, और किस तरीके से अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनाती हैं। जैसे कि नदियां वाटरफॉल्स बनाती हैं, मियांडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक बनाती हैं, फ्लड प्लेन्स, लेवीज और डेल्टास। तो जो रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, किस तरह से वो इरोजन और डिपोजिशन करते हुए ये तमाम चीज़ें बनाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सी वेव्स होती हैं, यानी कि जो समंदर की जो लहरें होती हैं, वो किस तरीके से इरोजन और डिपोजिशन करती हैं, और इस दौरान सी केव्स, सी आर्चेस और स्टैक्स बनाती हैं। इसके बाद हम जानेंगे ग्लेशियर्स के बारे में कि ग्लेशियर्स कैसे मोरेन्स बनाते हैं, और फिर हम जानेंगे विंड कैसे ये खेल खेलती है इरोजन और डिपोजिशन का, और इस दौरान विंड किस तरीके से हमारे इस लैंड में अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनाती है, जैसे कि मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून्स और लोइस। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा उठता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो अब सबसे पहले नाम डिस्कस कर लेते हैं। लिथो का मतलब होता है पत्थर, जैसा कि हम क्लास 6th में भी डिस्कस कर चुके हैं। मेगालिथिक यानी कि बहुत बड़ा, लिथ यानी कि पत्थर। तो लिथो का मतलब हो गया पत्थर, और स्फेरिक का मतलब हो गया कोई ऐसी चीज जो गोल हो। तो लिथोस्फेरिक यानी कि कोई एक ऐसा गोले की बात हो रही है, ऐसी चीज की बात हो रही है जिसके चारों तरफ एक पत्थर की लेयर है। तो यानी कि बात हो रही है हमारी अर्थ के बारे में, क्योंकि हमारी अर्थ के भी चारों तरफ एक पतली सी लेयर है जिसको हम हमारे अर्थ की क्रस्ट कहते हैं, और इस पतली सी लेयर में तमाम तरह के पत्थर पाए जाते हैं। तो इस वजह से इसे लिथोस्फेयर भी कहा जाता है। Earth's crust or lithosphere consists of several irregularly shaped plates which carry continents and ocean floors. These are called lithospheric plates. अब हमारे अर्थ की जो सबसे बाहर की जो परत है, जिस परत को हम क्रस्ट या लिथोस्फेयर भी कहते हैं, वो जो लेयर है, वो जो परत है, वो एक्चुअली कई सारी इर्रेगुलरली शेप्ड प्लेट्स से मिलकर बनी है। यानी कि कई सारी प्लेट्स हैं जो कि टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, और ये तमाम प्लेट्स जब मिलती हैं तब जाके हमारे अर्थ की ये क्रस्ट बनती है। और जैसा कि हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है वो भी एक्चुअली दो हिस्सों में है, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। जो ऊपर का हिस्सा है उसमें आते हैं तमाम तरह के कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जिन जगहों को हम लोग ज़मीन के तौर पे देखते हैं, और जो नीचे का हिस्सा है उसमें आते हैं समंदर के नीचे की जो ज़मीन है, यानी कि ओशन फ्लोर्स। तो ये जितनी भी प्लेट्स हैं, कुछ प्लेट्स में कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कुछ प्लेट्स होती हैं ओशन फ्लोर्स की, यानी कि समंदर के नीचे की जो ज़मीन है उसकी प्लेट्स, और ये सब तमाम प्लेट्स बनाती हैं हमारे अर्थ की क्रस्ट, और इन तमाम प्लेट्स को कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। These plates move around very slowly, just few millimeters each year. This is because of the movement of molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner. अब ये जितनी भी प्लेट्स होती हैं, कुछ होती हैं कॉन्टिनेंट की प्लेट्स और कुछ होती हैं ओशन की प्लेट्स।
ये प्लेट्स कभी भी स्टैटिक नहीं होती हैं, रुकी हुई नहीं होती हैं। ये प्लेट्स हमेशा धीमे धीमे से मूव करते रहती हैं और इनका जो मूवमेंट है वो बहुत हल्का होता है, बहुत धीमे धीमे होता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते ये प्लेट्स आगे पीछे होती रहती हैं। और ये जो मूवमेंट है इनका वो इतना स्लो होता है कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर साल ये प्लेट्स सिर्फ कुछ मिलीमीटर अपनी जगह से हिलती हैं। अब जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट जिस लिथोस्फेरिक प्लेट पे टिका है वो प्लेट हर साल 4 या 5 सेंटीमीटर हिलता है अपनी जगह से। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वो हर साल 4-5 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाता है। जो हमारा देश है, हमारा देश जिस कॉन्टिनेंटल प्लेट पे है वो प्लेट हर साल कुछ मिलीमीटर नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो प्लेट्स हैं ये धीमे धीमे ही सही लेकिन हमेशा अपने अलग अलग मूवमेंट्स करती रहती हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो प्लेट्स हैं ये हमेशा रुकी हुई क्यों नहीं रहती हैं? ऐसा भी तो हो सकता था कि ये प्लेट्स रुकी हुई रहती, ये प्लेट्स हमेशा थोड़ा थोड़ा सा चलते क्यों रहती हैं? तो इस चीज़ के कई सारी वजहें हैं। सबसे पहली बात, हमारे अर्थ के नीचे मॉल्टन मैग्मा भरा है। मॉल्टन मैग्मा वही मैग्मा जो कि ज्वालामुखियों से लावा बन के बाहर आता है। तो देखा जाए तो जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ एक पिघली हुई चीज़ है, एक पिघले हुए फॉर्म में है और इस पिघले हुए फॉर्म के ऊपर अलग अलग प्लेट्स हैं जो कि सॉलिड हैं। तो जितनी भी प्लेट्स हैं क्योंकि वो पिघली हुई चीज़ के ऊपर हैं तो वो हिल सकती हैं, वो फिक्स्ड नहीं है किसी चीज़ से। तो पहली बात, जो प्लेट्स हैं वो फ्री मूविंग है क्योंकि मॉल्टन मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं बस। अब इसके बाद दूसरी बात, जो हमारे अर्थ के नीचे का जो मॉल्टन मैग्मा है ये मैग्मा भी अपने आप में मूव करता रहता है और ये मूव करता है सर्कुलर मैनर में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अर्थ का जो कोर है वहाँ से मैग्मा गर्म होके ऊपर की तरफ आता है और जब मैग्मा ऊपर आता है तो थोड़े वक्त के दौरान ये मैग्मा ठंडा होता रहता है और फिर से ये मैग्मा नीचे की तरफ चले जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे अर्थ के अंदर का मैग्मा एक सर्किल बनाते हुए घूमता रहता है। तो जब मैग्मा, नीचे का जो पिघला हुआ मैग्मा है वो घूम रहा है एक सर्कुलर मोशन में, तो उसकी वजह से जो अर्थ के ऊपर की प्लेट्स हैं उनमें भी थोड़ा बहुत मूवमेंट होता रहेगा। अब इसके बाद एक और बहुत खास चीज़, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ में लाइफ सरवाइव कर सके, यहाँ पे तमाम तरह के जीव जंतु, तमाम तरह के जानवर जिंदा रह सकें, इंसान जिंदा रह सकें, लाइफ इवॉल्व कर पाए, इतनी तमाम कंडीशंस बन पाए हमारे अर्थ में ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो ओशन फ्लोर्स की हैं ये हमेशा मूव करती रहें। और ऐसा क्यों, मैं आपको इस चीज़ का रीज़न बताता हूँ। हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के अलग अलग कोनों में तमाम सारी नदियाँ हैं। अब ये जो नदियाँ होती हैं ये क्या करती हैं कि ये पहाड़ों से निकलती हैं, फिर प्लेन एरियाज से होती हुई आती हैं और जाके समंदर में मिल जाती हैं। अब इस दौरान जब नदियाँ पहाड़ों से होती हुई आती हैं और फिर प्लेन एरियाज से होती हुई आती हैं तो ये तमाम तरह के पत्थर, तमाम तरह की मिट्टी, रेता, बजरी, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें, और वो भी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में, वो नदियाँ लाती हैं अपने साथ और समंदर में डाल देती हैं। अब अगर हम मान लें कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये बिल्कुल रुकी रहेंगी एक जगह पे, तो इससे होने क्या लगेगा? होने ये लगेगा कि नदियाँ जब इतनी सारी चीज़ें लाती हैं और समंदर में डाल देती हैं, अब समंदर के नीचे की जो लेयर है अगर वो वैसी की वैसी रहे तो धीमे धीमे होने क्या लगेगा कि नदियाँ जितनी चीज़ें लाएंगी वो चीज़ें जमा होने लग जाएंगी समंदर के नीचे, और धीमे धीमे वक्त के साथ कुछ सैकड़ों सालों में, हज़ारों सालों में, क्योंकि अब जब हम अर्थ के लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम करोड़ों साल पुरानी अर्थ है और धीमे धीमे चीज़ें होती जाती हैं। तो अब होने ये लगेगा कि जो समंदर के नीचे की जो सतह है वो ऊपर उठने लगेगी, मिट्टी की परत और पत्थरों की परत जमती चली जाएगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट के मुकाबले ये परत ऊपर आती जाएगी और समंदर का पानी जाने लगेगा
ज़मीन वाली जगहों पे और हमारे अर्थ का जो पूरा सिस्टम है कि किस तरीके से हवाएं चलेंगी, किस तरीके से बारिश होगी, तमाम क्लाइमेट कैसा रहेगा, ये पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से होता ये है कि हमारे अर्थ के जो ओशन के नीचे वाली जो लेयर है ये हमेशा धीमे धीमे से मूव करती रहती है, चलती रहती है। और एक ऐसा पॉइंट आता है हमारी अर्थ में कि ये ओशन के नीचे वाली जो लेयर है ये ज़मीन के नीचे चली जाती है और ज़मीन के नीचे से एक नई लेयर आती है जो कि इसकी जगह ले लेती है और आगे बढ़ जाती है। तो अगर देखा जाए तो कुछ हज़ारों सालों में जो समंदर के नीचे की जो सतह है, जो ओशन फ्लोर्स हैं, ये बदलते रहते हैं, ये नई होती रहती है ये लेयर। और इसी वजह से ये जो डिफरेंस है कॉन्टिनेंटल लेयर और ओशन फ्लोर, ये जो डिफरेंस है कि जो समंदर है ये बना रह पाता है। तो इस वजह से ये जो मूवमेंट है प्लेट्स का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी अर्थ में लाइफ सरवाइव कर सके। और इस चीज़ से आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हो कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ को कितने इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया गया है। एक एक चीज़ बारीकी को इतना ज़्यादा ध्यान में रख के इस नेचर ने बनाया है हमारी अर्थ को कि हमारी अर्थ में लाइफ सरवाइव कर सके। The movement of plates causes changes on the surface of the earth. These movements on Earth's surface are divided on the basis of forces which cause them. अब ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट है, यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मूव करते रहती हैं और ओशन फ्लोर्स भी मूव करते रहती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे अर्थ की सरफेस पे ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं ज़मीन के नीचे क्रस्ट में, लेकिन इनके मूवमेंट की वजह से हमारे ज़मीन के सरफेस में, यानी कि वो जगहें जो हमें दिखाई देती हैं, इन जगहों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब ये मूवमेंट्स या ये जो चेंजेस आते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे, इन चेंजेस को हम डिवाइड कर सकते हैं इस बेसिस पे कि कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जिन फोर्सेस ने इन चेंजेस को लाने में मदद करी है। अब अगर इस नज़र से देखा जाए कि कौन से फोर्सेस लग रहे हैं किस मूवमेंट के पीछे, तो हम ये देख सकते हैं कि इन फोर्सेस को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब कई ऐसी ताकतें या कई ऐसी फोर्सेस हैं जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में लगती हैं, यानी कि हमारे धरती के नीचे, और इनको कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस। और कई ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पे काम करती हैं, सतह पे काम करती हैं, और इन सतह में काम करने वाली फोर्सेस को कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब आप इस चीज़ से थोड़ा सा याद रख सकते हैं, एक्सो एक्सटीरियर, एक्सो तो एक्सो यानी कि बाहर और एंडो यानी कि अंदर। तो अंदर काम करने वाले फोर्सेस एंडोजेनिक। जेनिक का मतलब होता है किसी चीज़ का पैदा होना, तो ये अंदर पैदा हुए हैं, और ये एक्सोजेनिक यानी कि ये फोर्सेस कहाँ पैदा हुए हैं, बाहर। थैंक यू।